बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम हाइड्रोजन का सैंपल लेते हैं जी इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, एक्साइटेड सैंपल है। तो ज़ाहिर है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं सपोजली हम कहते हैं हम अपर शेल्स में चले जाएंगे और फिर वो बाउंस बैक होंगे, वो एनर्जी लूज़ करेंगे, डी एक्साइट होंगे और वेरियस हमें ब्राइट लाइन मिलेंगी, ठीक है। ये मिशन स्पेक्ट्रम है। तो हमें वेरियस ब्राइट लाइन मिलेंगी जिनका डार्क बैकग्राउंड होगा, ठीक है। तो अगर तो किसी भी ऊपर वाली मतलब सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से या इन्फिनिटी से कहीं से भी ट्रांजिशन होती है ऊपर वाले शेल से फर्स्ट शेल में, अगर n इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो जो सीरीज़ हमारे पास हासिल होती हैं उनको हम लाइमन सीरीज़ कहते हैं और ये स्पेक्ट्रम के यूवी रीजन में आ रही होती हैं, ठीक है। लाइमन सीरीज़ लाई इन यूवी रीजन। फिर अगर हमारे पास तमाम ट्रांजिशन n1 इज़ इक्वल टू 2 में आ रही हैं तो दिस इज़ कॉल्ड बामर सीरीज़। और ये वाहद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये वाहद रीजन है जो कि ये वाहद सीरीज़ है जो कि विजिबल रीजन में लाई कर रही है, आपने याद रखना है, ठीक है। फिर अगर ट्रांजिशन किसी भी ऊपर वाले शेल से थर्ड शेल में n इज इक्वल टू 3 में हो रही है, द सीरीज़ आर कॉल्ड पास्टन सीरीज़। और ये रीजन कौन सा है? इंफ्रारेड रीजन है ये, ठीक है। सिमिलरली अगर ट्रांजिशन कोई भी ऊपर वाले शेल से n इज इक्वल टू है 4 में हो रही है, ठीक है, यानी फोर्थ शेल में कहीं से भी 5 से 6 से सब, तो ये भी IR रीजन में आएगा और बनने वाली सीरीज़ को हम ब्रैकेट सीरीज़ का नाम देंगे। और अगर n इज़ इक्वल टू 5 है यानी n1, यानी तमाम ट्रांजिशन ऊपर वाले शेल से 5th शेल में हो रही हैं तो बनने वाली सीरीज़ पी फंड सीरीज़ कहलाती है या पफंड जो भी आप पढ़ें, तो IR रीजन में ये भी लाई कर रहा है। इस तरह से हमें 3 रीजन्स मिले हैं बेसिकली जिनमें लाइमन जो है वो यूवी रीजन में आता है। द ओनली विजिबल रीजन जो लाई करता है वो बामर सीरीज़ जो है विजिबल रीजन में, बाकी पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड ये तीनों सीरीज़ स्पेक्ट्रम के IR रीजन में लाई करती हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये एमिशन स्पेक्ट्रम है जिसमें हमें ब्राइट लाइन मिल रही है विद डार्क बैकग्राउंड। अब हम डिस्कस करेंगे एक्स रेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी क्रूशल। एक्स, वाई, जेड। इनफैक्ट जब ये डिस्कवर हुई थी तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में किसी को पता नहीं था, ठीक है। तो इसी निस्बत से इनको एक्स, वाई, जेड यानी अननोन रेस का नाम दे दिया गया। किसी को इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनिशियली कुछ मालूम ना था। हाउ यू कैन प्रोड्यूस, हम इनकी प्रोडक्शन कैसे करेंगे? हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं जी, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, ठीक है जी। कैथोड से रेज निकलती हैं, इधर हमने गैस ली, लो प्रेशर पे गैस ली, हाई वोल्टेज लगाया, वही सारी अरेंजमेंट, यकीनन आपको याद है 0.01 टार तक प्रेशर आपने रखा, 5000 से लेकर के 10,000 वोल्ट तक आपने करंट अप्लाई किया। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ एक्स रेज कैथोड रेज पैदा हुई। ये कैथोड रेज जो है इनके रास्ते में कोई मेटल रख दिया जाता है, हेवी मेटल यूजुअली। अगर कोई मेटल रख दिया जाए जिसको मैंने लिखा हुआ है टारगेट मेटल या एंटी कैथोड भी आप इसको कह सकते हो, जब ये कैथोड रेज एंटी कैथोड पे या टारगेट मेटल पे पड़ती हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन, ये फ़र्ज़ करें इसके किसी एटम पे यहाँ पे पड़ती हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइट करके बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। कैथोड रेज टारगेट मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके एक्सपेल कर देती हैं इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन फिर वापस आता है यहाँ पे, या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इस गैप को फिल करने के लिए जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था। तो एक ट्रांजिशन होती है, ठीक है, जिसके नतीजे में वेरी शॉर्ट वेवलेंथ की रेज हमें मिलती हैं। ये जो रेज हमें मिलती हैं दीज आर कॉल्ड एक्स रेज।
फिर वही बात कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत कुछ बिल्कुल भी कह लें कि नॉलेज नहीं था उस वक़्त, तो इन रेज़ का नाम हमने एक्स रेज़ रख दिया। ठीक है, तो तब से ये एक्स रेज़ ही चल रहा है। याद रखिएगा, देयर नेचर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल यूज्ड। किस तरह की एक्स रेज़ होंगी ये डिपेंड करता है कि जो आपने मेटल यूज़ की है उसकी क्या नेचर है, वो स्मॉल एटॉमिक नंबर की है या वो लार्ज एटॉमिक नंबर की है। आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वेवलेंथ जो है वो छोटी होती जाएगी। ठीक है, एक्स रेज़ की वेवलेंथ विद द इंक्रीज़ ऑफ एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ करती है। तो वहाँ से आपको पता है, इससे पहले मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, वो एटॉमिक मास पे बेस कर रहा था। तो मूजले ने ये आइडिया लिया 1913 में, ये आइडिया दिया था कि हमें एटॉमिक नंबर को एज ए बेसिक क्राइटेरिया लेना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास को लेना चाहिए। बिकॉज उसने कहा बहुत सारे एलिमेंट पे उसने वर्क किया था, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड ऑरम यानी 79 तक। इस दरमियान 38 एलिमेंट पे उसने काम किया था। ठीक है, और उनकी वेवलेंथ जो थी 0.04 एंगस्ट्रम से लेकर के 8 एंगस्ट्रम के दरमियान में वेरी कर रही थी। इन तमाम वेवलेंथ की एक्स रेज पे इसने काम किया था, और इसने जो इक्वेशन डिराइव की थी दैट वाज अंडर रूट ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। जेड एटॉमिक नंबर है और a और b यहाँ पे कांस्टेंट है और एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। एक्स रेज वेवलेंथ बिकम शॉर्टर एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीजेस। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आप बढ़ाएंगे एक्स रेज की वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्स रेज आमतौर पे। के सीरीज दे आर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, K series is of shorter wavelength, L series is of longer wavelength। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी आपके ख्याल में? यकीनन जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। आपको पता है वेवलेंथ और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। वेवलेंथ अगर लार्ज हो तो एनर्जी कम, और वेवलेंथ अगर शॉर्ट हो तो एनर्जी ज़्यादा। ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज़ एक्स रेज की कुछ यूँ हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में न्यूट्रल पार्टिकल की तरह आमतौर पे ये ट्रैवल करती हैं। ये रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट दोनों हो सकती हैं, रिफ्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट यानी रिफ्रैक्शन हो सकता है इनके अंदर। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। और ये अगर किसी मटेरियल पे लगाएं, मसलन रॉक पे, सॉल्ट पे या यूरेनियम पे, तो ये फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं एक्स रेज जो है। ब्लैकन द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ेंगी तो उसको धुंधला देंगी, उसको ब्लैक कर देंगी। दे कैन आयोनाइज गैसेस, एक्स रेज की एक और प्रॉपर्टी ये है कि गैसेस को आयोनाइज कर सकती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। अगेन स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है इनके अंदर। फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं जब रॉक पे, साल्ट पे या यूरेनियम पे लगती हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट को ये ब्लैक कर देती हैं। और गैसेस को ये आयोनाइज कर सकती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है जी, ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इस पे काम करते हुए मूजले ने कुछ और भी चीज़ें, कुछ एटॉमिक मासेस जो थे वो मालूम किए थे एंड एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, कुछ मेटल के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस मालूम किए थे और कुछ की पोजीशन में करेक्शन की थी। वाइल वर्किंग ऑन एक्स रेज, मूजले ने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस को दुरुस्त किया जो कि पहले गलत थे, और उनकी करेक्शन इन पोजीशन भी की। उनकी जो पोजीशन उस वक्त थी वो दुरुस्त की। इसके अलावा कुछ वेकेंट स्पेसेस जो मेंडलीव की, उन वेकेंट स्पेसेस के अंदर उसने वो एलिमेंट रखे जिनके एटॉमिक नंबर अभी तक मालूम नहीं हो चुके थे। तो इसने ख़ास तौर पे प्रेसियोडानियम, रोहिडियम, रोहोडियम वगैरह ये जो एलिमेंट है इन पे काम किया था।
ठीक है, इट्स ओके। अभी हम डिस्कस करेंगे वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। व्हाट डज इट मीन कि मैटर ड्यूअल नेचर रखता है, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या क्या? वेव और पार्टिकल दोनों नेचर बिहेव करता है मैटर जो है। लुइस डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन की थी, उसने दो बेसिक साइंटिस्ट जो थे, पहले वाली दो बेसिक इक्वेशन का सहारा लिया। उसने कहा अकॉर्डिंग टू, ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या कहा था? E इज इक्वल टू है mc², आइंस्टाइन के मुताबिक। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन, प्लैंक इक्वेशन क्या कहती है? E इज इक्वल टू है h न्यू, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन कर दें, और न्यू का हमें ये भी पता है, न्यू इज इक्वल टू है c ओवर लैम्डा। इसकी जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू है hc ओवर लैम्डा। अगर ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है और इनकी ये एक साइड बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं। आप क्या लिख सकते हो? इफ़ इक्वेशन 1 एंड 2 आर, या इनकी एक साइड बराबर है, तो हम इनको इक्वलाइज कर सकते हैं। एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू है योर mc²। अब आप c को c के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दो, ठीक है, तो आप लैम्डा को इस एक साइड पे ले आओ। लैम्डा शुड बी इक्वल टू h ओवर mc। ये इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल नेचर। कैसे भाई? यहाँ से पे m रिप्रेजेंट्स पार्टिकल्स मास और c उसकी वेलोसिटी, h प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पे लैम्डा जो है दैट इज़ फॉर वेव। वेवलेंथ किसके लिए होता है? वेव के लिए होता है। तो इसका मतलब है इसमें मैटर की ड्यूअल नेचर आ रही है। कीप इन माइंड, ठीक है, कि ये वाली रिलेशनशिप जो है हमेशा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी द वेव नेचर दैट दे हैव, particle they are and the wave nature they also possess, this is only for microscopic particles, not for macroscopic particles. Let's say आप अगर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे लैम्डा इज आर वेवलेंथ, दैट इज़ फॉर किसके लिए होता है? वेव्स के लिए। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और m क्या है? मैस ऑफ द पार्टिकल। अब पता नहीं है क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मैस ऑफ द पार्टिकल। और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, आप पुट करोगे। प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.625 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। इसी तरह आपके पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है, आप मैस इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो 10⁻31 किलोग्राम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर है तो आप ये पुट करोगे। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करते हो तो याद रखिएगा E यानी किसका? लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालें, याद रखिएगा ये आता है 0.33 नैनोमीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास जो है वो 1836 टाइम है। तो इट मीन्स कि बाकी h की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू हम सेम रखते हैं, तो लैम्डा अगर आपके पास निकालना है आपने प्रोटॉन के लिए, तो इट मीन 0.33 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 1836 टाइम इस मास, इसका हेवियर है। इस तरह अगर मैं लैम्डा फॉर न्यूट्रॉन निकालता हूँ जस्ट, तो यकीनन इलेक्ट्रॉन से ये 1840 टाइम हेवियर है। तो इस तरह ये याद रखिएगा
कि ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन थी। अगर आप कोई हेवी स्टोन ले लेते हैं तो उसके लिए इसकी वैल्यू जो आएगी वे लैम्डा की, वो इतनी स्मॉल होगी कि दैट कैन बी, बड़े आराम से आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी उसको हम कंसीडर करें या ना करें एक ही बात है। अब हम देखेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर position and momentum of electron simultaneously. It is impossible to measure the position and momentum of electron accurately simultaneously. मतलब ये कि एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उसने एक इक्वेशन दी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर 4 पाई आर स्मॉलर दैन एच ओवर 4 पाई। ये एक उसने फैक्टर दिया जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हम ना तो पोजीशन और ना ही मोमेंटम बिल्कुल एक्यूरेटली एट द सेम टाइम किसी स्मॉल पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन का मेजर कर सकते हैं। वो कैसे? भाई अगर हम ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल करें, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट का वेवलेंथ बहुत बड़ा है। ये एक स्मॉल पार्टिकल पड़ा है, ये वेवलेंथ बड़ा है, मिलियन टाइम बड़ा है ये इसके साइज से, तो लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करती। अगर लाइट स्ट्राइक नहीं करेगी तो यहाँ पे हम इसका इमेज भी नहीं देख सकेंगे। इट मीन्स पोजीशन इज अनसर्टन। क्या कहा मैंने? अगर हम ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल करें जिसका वेवलेंथ मिलियन टाइम ग्रेटर देन स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने स्ट्राइक करवाने की कोशिश की, लेकिन ऑर्डिनरी लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं कर रही। जब स्ट्राइक नहीं करेगी तो पोजीशन जो है वो अनक्लियर, अनसर्टन हो जाएगी। लेट्स से अब हम कहते हैं कि हमने पोजीशन देखनी है। अब हम यूज़ करते हैं एक्स रेज या हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेते हैं। जब ये आप इस्तेमाल करोगे एक्स रेज की, आपको पता है वेवलेंथ तो इसकी स्मॉल है, लेकिन यू नो कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी इज़ मोर। जब ये वेवलेंथ एक्स रेज वाली इलेक्ट्रॉन, आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा, इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगी तो एज ए रिज़ल्ट उसका मोमेंटम जो है उसकी क्या हो जाएगी? क्यों भाई? उसकी मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगी जब वो अपनी एनर्जी शिफ्ट करेगी एक्स रेज। तो अब के बार हमने कहना है कि जब हम पोजीशन देखने के लिए गए तो हमने ऑर्डिनरी लाइट यूज़ की जो कि मिलियन टाइम इलेक्ट्रॉन के साइज से ज़्यादा है ऑर्डिनरी लाइट का वेवलेंथ, लेकिन दूसरी दफ़ा आपने एक्स रेज इस्तेमाल कर लिया, हम पोजीशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। जब एक्स रेज इस्तेमाल की तो उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, उसने इसका मोमेंटम डिस्टर्ब कर दिया। तो हुआ ये कि जब हम एज वी मेजर, ठीक है, द पोजीशन, ठीक है, एज वी मेजर द पोजीशन इट्स मोमेंटम is disturbed and becomes uncertain ठीक है। दूसरा, on the other hand, when we measure its momentum, its position becomes uncertain. Its position becomes
अनसर्टन, इट मीन कि वन थिंग बिकम अनसर्टन ऑन द कास्ट ऑफ द अदर। आप एक को ठीक करने जा रहे होते हैं तो दूसरी की पोजीशन जो है वो सही नहीं आ रही, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ पोजीशन और मोमेंटम की वैल्यूज़ एक ही वक्त में एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। और ये किसने कहा? हाइजेनबर्ग ने, जिसने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट गिव 4 पॉसिबल सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज that give possible solutions, that give possible solution to the Schrödinger wave equation, Schrödinger wave equation। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी जो आजकल का मॉडर्न तरीन, जिसको आप मॉडल ऑफ एन एटम कह सकते हैं, जो कि हमें लेटेस्ट मालूमात देता है अबाउट इलेक्ट्रॉन और बिहेवियर्स। कहते हैं कि आपने किसी से मिलने जाना है तो आपको आपके दोस्त का नाम, उसका टाउन, उसका शहर, उसकी गली, हाउस नंबर, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इसी तरह आपने अगर इलेक्ट्रॉन से मिलना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूमात लेनी है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कुछ बुनियादी चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, फिर आपको पता होना चाहिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का, फिर आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, और इन द एंड आपको पता होना चाहिए स्पिन क्वांटम नंबर का। इन तमाम क्वांटम नंबर के बारे में जब आपको इल्म होगा तो आपको पूरा वेयर अबाउट जो है इलेक्ट्रॉन का वो मालूम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस पोजीशन में है, किस ऑर्बिट में है, उसकी ओरिएंटेशन किस तरह से है, वो 3D में किस तरह से अपने आप को ओरिएंट किए हुए है, कहाँ पे वो वाक़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है जी। वाई इट वाज नीडेड, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। इट वाज नीडेड टू एक्सप्लेन मेन लाइंस। आपको स्पेक्ट्रम में जो मेन लाइंस, बोल्ड लाइंस मिलती हैं, सबसे पहले उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें जिस क्वांटम नंबर की ज़रूरत चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसका सिंबल क्या है, हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा इसको हम स्मॉल n से शो करते हैं, और इसकी वैल्यूज़ n इज़ इक्वल टू, याद रखिएगा 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। क्या है ये? नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह से जा रही हैं। जब k शेल होगा, या यूँ कह लो जब n इज़ इक्वल टू 1 होगा तो आपका k शेल होगा, n इज़ इक्वल टू 2 होगा तो आपका शेल l होगा, n इज़ इक्वल टू 3 होगा तो आपका शेल m शेल होगा, और जब n इज़ इक्वल टू 4 होगा तो n शेल होगा। ये तो हमने बताया कि किस तरह से n की वैल्यू चेंज हो तो शेल नंबर चेंज होता जाता है। अब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किस तरह की मालूमात मिल सकती हैं, याद रखिएगा सबसे पहले तो हमें n बताता है कि आपका कौन सा शेल नंबर है, यानी इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, और दूसरा साइज़ ऑफ द शेल क्या है, ठीक है। फिर इनडायरेक्टली हमें पता चल जाता है साइज़ ऑफ द एटम क्या है, और फिर याद रखिएगा एक फार्मूला है 2n²। ये
2n² लगा के आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल मालूम कर सकते हैं। कैसे? मसलन आपके पास फर्स्ट शेल है के, n इज़ इक्वल टू 1, के शेल है, तो आप बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 2n², n की वैल्यू 1 पुट करो तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अब n इज़ इक्वल टू 2, l शेल यानी दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 × 2², n की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने, तो कितने आ गए जी? 8। n इज़ इक्वल टू 3, m शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 × 3², 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह n इज़ इक्वल टू है 4, n शेल 2 × 4², 32, 2, 8, 18, 32, 1, 2, 3, 4 शेल में बिलतरतीब इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट आपका है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। व्हाई नीडेड टू एक्सप्लेन splitting of main lines into fine lines in electric field, in electric field। सिंबल इसका स्मॉल l है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। वैल्यूज़ इसकी n-1 इज इक्वल टू l, ये फार्मूला है इसका, या यूँ कह लें n-1, l इज इक्वल टू n-1। इट मीन्स जब n इज इक्वल टू 1 है तो l विल बी इक्वल टू n-1। क्या मतलब? 1 - 1 इज इक्वल टू 0। जब n इज़ इक्वल टू 2 होगा तो l की वैल्यू 2 - 1 पुट करोगे तो अब कहता है कि वो इसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 और 0। 0 और 1 जो आप पहली दफ़ा निकालते हैं एजीम्यूथल की, वो हर दफ़ा इंक्लूड करेंगे। n इज़ इक्वल टू है 3, l इज़ इक्वल टू है 3 - 1 इज़ इक्वल टू है 2। इट मीन 1 और 0 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। n इज़ इक्वल टू है 4, ठीक है। l विल बी इक्वल टू 4 - 1, इट मीन 0, 1, 2 और 3। जब 0 हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास सिर्फ s सब शेल है। जब 0 और 1 हो तो इसका मतलब है s और p सब शेल है, और 0, 1, 2, 3 हो तो इसका मतलब होता है s, p और d तीनों सब शेल हैं हमारे पास। और अगर ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 है तो इसका मतलब है S, P, D और F, ये तमाम सब सेल हैं हमारे पास, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो S, P, D और F आ रहे हैं इसको हम L वैल्यू देते हैं, ये वाली जो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ S के लिए एजीम्यूथल वैल्यू 0 होगी, P के लिए एजीम्यूथल वैल्यू 1 होगी और D के लिए एजीम्यूथल वैल्यू 2 होगी और F के लिए एजीम्यूथल वैल्यू 3 होगी। ये हमें याद रखना होगा। एजीम्यूथल या L वैल्यूज़ फॉर वेरियस सबशेल्स आर S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होगी, ठीक है। आपको पता ही है S कहाँ से आ रहा है? शार्प, ठीक है। P प्रिंसिपल, ठीक है, ये यहाँ से इनके नाम लिए गए हैं। D डिफ्यूज्ड और F फंडामेंटल, ठीक है। तो किसी शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल के बारे में हमें मालूमात
कौन देता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या? नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। ठीक हो गया जी। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। थर्ड क्वांटम नंबर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, इसका दूसरा नाम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है कि किस तरह से सब ऑर्बिट्स या सब शेल जो हैं किस तरह से ओरिएंट कर रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। इसको इसी वजह से ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। वाई नीडेड व्हेन splitting of main lines happens in magnetic field, happens in magnetic field। मेन लाइन की फाइन लाइन में जब स्प्लिटिंग हुई इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हमें इस क्वांटम नंबर की ज़रूरत का पता चला, या उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेन लाइन की स्प्लिटिंग इनटू फाइन लाइंस या फाइन स्पेक्ट्रम हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। इसका सिंबल जो है दैट इज़ स्मॉल m, याद रखिएगा। इसकी सिंबल क्या है? स्मॉल m। और वैल्यूज़ क्या है इसकी? कहते हैं इसकी वैल्यूज़ होती हैं -1 थ्रू 0 to +1, या इसको यूँ कह लो -L थ्रू 0 to +L। ये इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, या आप +-1 0, या इसको यूँ कह लें कि इसकी वैल्यूज़ इस तरह से हम निकालेंगे कि माइनस भी होगी। मतलब आपके पास 0 आता है, 0 तो माइनस नहीं हो सकेगा। अगर 1 आता है तो इसका मतलब ये होगा -1 भी है इसकी वैल्यू, +1 भी है और 0 भी है। -1 थ्रू 0 to प्लस वैल्यू, इसकी वैल्यूज़ इस तरह से वेरी करेंगी। इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमें ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। मेन ये है इसका इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, इसी निस्बत से इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर का नाम दिया जाता है। इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल भी हमें ये बताता है। इसका फार्मूला 2 × 2L + 1। ये वाला अगर आप फार्मूला लगाओ तो आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल मालूम कर सकते हो। अब हम इसकी वेरियस वैल्यूज़ मालूम करने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ की। अच्छा, फर्स्ट जब n = 1 है तो आपको पता है k शेल है, ठीक है ना, और L की वैल्यू क्या होगी? n - 1 0 वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि n की 1 है, 1 - 1 0 होगी, तो उस वक़्त ये एजीम्यूथल है तो m की वैल्यू 0 ही होगी। जब m की वैल्यू 0 हो तो याद रखिएगा s सब शेल होता है, और s सब शेल याद रखें उसकी शेप ऑफ द ऑर्बिटल भी हमें इसका पता चलेगा। ठीक है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल इसकी स्फेरिकल होती है s की। ठीक हो गया। अब देखिएगा व्हेन n = 2 हो देन क्या होगा? L शेल होगा, L विल बी इक्वल टू 2 - 1 = 1। मैंने कहा था जब एजीम्यूथल की वैल्यू 1 आए तो उसमें हमने 0 को भी इंक्लूड रखना है, तो इसका मतलब है 2 वैल्यू है, 0 और 1। तो m की वैल्यू किस तरह निकालोगे? क्यों भाई? m हमें पता है कि m की वैल्यू है -L थ्रू 0 to +L। इट मीन्स -1 थ्रू 0 to +1। तो ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई? m की वैल्यूज़। तो जब L की वैल्यू 1 हो तो कौन सा सब शेल होता है? P। और याद रखिएगा P सब शेल की 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, 1 2 3। कैसे? PX, PY और PZ। और इसकी आपको पता है इसकी शेप किस तरह की होती है? डम्बेल। किस तरह की? डम्बेल शेप इसकी होती है।
पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। लेट्स से मैं इसको एक्स करता हूँ, पी एक्स है ये आपका, ये पी वाई कर लो, ठीक है, और ये पी जेड कर लो, पी एक्स पी वाई पी जेड। इस तरह से इसकी ओरिएंटेशन होगी। ये हमें किसने बताया? हमें ये बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने, जिसको हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसके बाद जब n इज इक्वल टू 3 होगा तो m शेल होगा। l की वैल्यू यकीनन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ रही है, तो मैंने कहा था 1 और 0 इसमें शामिल होगा। तो इसका मतलब है कि अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज देखें ज़रा, -2 -1 0 +1 +2, दीज 5 वैल्यूज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यूज़ हैं। जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 हो तो सब शेल याद रखिएगा d होता है। क्या होता है? d सब शेल होता है, और d सब शेल की 5 ओरिएंटेशन होती हैं, d x y, d y z, d z x, d x square y square और d z square। These are 5 ओरिएंटेशंस। और इसकी जो शेप होती है वो सॉसेज शेप होती है, ठीक है, डी की, और इसको कीमे के पार्टिकल की तरह की आप कह सकते हैं, ठीक है। इसकी 5 ओरिएंटेशन है, ठीक है। अब मैं सिर्फ 2 एक्सेस शो करूँगा, ये x और ये y, ठीक है। इसमें ये y और ये z, और इसमें ये z और ये x शो कर दूँगा, ठीक है। तीसरा मैंने शो ही नहीं किया। अच्छा, ये 4 इसके इस तरह से आएंगे, यानी x और y के दरमियान, y और z के दरमियान, z और x के दरमियान। ये आपकी आसानी के लिए मैंने इसको इस तरह से ड्रा कर दिया। और d x स्क्वायर y स्क्वायर ये एक्सिस के ऊपर है, x के और y के, और d z स्क्वायर जो है ये फ़र्ज़ करें x है, ये z है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। ये D की ओरिएंटेशन थी। उसके बाद जब n इज़ इक्वल टू 4 हो, n शेल होगा और L विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 3। तो एजीम्यूथल वैल्यू में इसका मतलब है 0 1 2 3। तो जब 3 वैल्यू हो तो मैंने क्या बताया कि ये एजीम्यूथल वैल्यू है फॉर f, ठीक है। और इसके मैग्नेटिक वैल्यू अगर देखी जाए तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, दीज आर 7 ओरिएंटेशंस। ये खैर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 7 ओरिएंटेशंस हैं डी की, ठीक, एफ की। तो इट्स ऑल अबाउट आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके अलावा किसी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी सब शेल के अंदर मैंने फार्मूला बताया 2 × 2l + 1। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप निकाल सकते हो। एजीम्यूथल वैल्यू अभी हमने डी की निकाली, वो 2 आई थी, ये देखें डी की 2 आई है, तो आप इधर 2 पुट कर दो, 2 × 2 + 1, ठीक है। तो क्या आ रहा है आंसर? 2 2 = 4 + 1 5 × 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए डी के अंदर? क्या वाकई 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस। अब अगर मैं कहूँ कि एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप यही फार्मूला लगा दें जी, 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1। तो एफ की वैल्यू जो एजीम्यूथल है वो कितनी आ रही है? अभी हमने निकाली है 3l की वैल्यू × 2 + 1 × 2, 3 2 = 6 + 1 7 × 2। तो ये आपके पास आ जाएंगे F। ये अभी मैंने बताया कि इसकी 7 ओरिएंटेशन है। 7 ओरिएंटेशन यानी 7 ऑर्बिटल्स हैं, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन ऑल 14 इलेक्ट्रॉन हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर एट द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप अकोमोडेट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा जहन में रखिएगा।
और किसी भी सब शेल के अंदर आप ऑर्बिटल्स को फाइंड करके फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल, तो इसका मतलब है पी के अंदर आपको पता होना चाहिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 ऑर्बिटाल हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर डी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर 5 ऑर्बिटाल हैं और एक ऑर्बिटाल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकेंगे। ठीक है, इसी तरह एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं और इन ऑल इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर, इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। अच्छा, ये डबलेट लाइन की यानी मेन लाइन जो कि डबलेट लाइन में स्प्लिट होती है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए था। ठीक है, डबलेट लाइन, ठीक है, ऑफ द मेन लाइन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ मेन लाइन इनटू डबलेट लाइन की एक्सप्लेनेशन के लिए हमें एक क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ी और दैट वाज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसमें यही कहा गया है कि ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट स्पिन्स। अच्छा, अमेजिंग कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, छोटे से रीजन में हैं और दोनों एक ही स्मॉल रीजन में आ रहे हैं, हालांकि दोनों सेम चार्ज हैं। सेम चार्ज तो रिपेल करते हैं इच अदर को। इनफैक्ट कहा यह जाता है कि हाफ जो है यानी एक की जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है और एक की जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब एक इस तरफ घूमेगा, एक इस तरफ घूमेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो दैट इज़ वाई कि इन अ स्मॉल रीजन 2 इलेक्ट्रॉन हम अकोमोडेट करते हैं जिनकी स्पिन्स ऑपोजिट होने की वजह से उनके पैदा होने वाले फील्ड्स जो हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट वो रिपेल करने की बजाय एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और याद रखेंगे आप कि स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकती है। क्लॉकवाइज ये है आपकी और एंटी क्लॉकवाइज ये होगी आपकी।